नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के क्रम में आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। इसमें 50 प्रश्नों को शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शंस हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। सही विकल्प है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। सही विकल्प है सी, भारत की गिनती एक विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शंस हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। सही विकल्प है यहां पर डी, तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, जहां से सबसे अधिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान मिलता है। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र से, जिसमें कृषि और खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र अर्थात विनिर्माण क्षेत्र दूसरा स्थान रखता है। तो सबसे पहले पे है तृतीयक, नंबर 2 पर द्वितीयक और तीसरे स्थान पर आता है प्राथमिक क्षेत्र, जहां से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान मिलता है। और भारत की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह है कहां पर है? प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद व्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था अर्थात आपको एक उदाहरण दें, जैसे नॉर्थ कोरिया, जहां पर ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। नॉर्थ कोरिया लगभग बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समवर्त बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी व्यवस्था कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है यहां पर उपर्युक्त सभी पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगर आपके पास प्राकृतिक संसाधन संपन्न है, बहुत ज्यादा किसी देश के पास संसाधन है प्राकृतिक, तो वहां से रेवेन्यू आएगा। पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सब से किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 8, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक
अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। सही विकल्प इसका है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल आयात और निर्यात होता है, जिससे किसी देश का विकास अच्छी तरह से हो सकता है। यदि लेन देन नहीं होगा तो सारी चीजें स्थिर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। यह काम करता है NSSO। प्रश्न नंबर 10, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ग्रामीण अल्प बेरोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। यह सभी प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह देखने को मिलती है अदृश्य बेरोजगारी। अब इसका एग्जाम्पल आपको दें, जैसे कोई खेत है तो उसमें काम तो एक लोग का है, लेकिन उसमें 4 लोग या 5 लोग लगे पड़े हैं, जो एक अदृश्य बेरोजगारी है। लगता तो ऐसा है कि जैसे सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो उससे इनकम हो रही है वो है एक ही लोग की हो पा रही है, बाकी लोग ऐसे ही काम में लगे पड़े हैं। प्रश्न नंबर 12, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की कमी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कि पर्याप्त उत्पादन ना होना संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। यहां पर सही विकल्प है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे उत्पादन नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, शैक्षिक बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 16, डॉट डॉट बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित, संरचनात्मक, मौसमी, पूर्ण। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। इसे कहा जाता है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार।
रोजगार तो मिला हुआ है लेकिन उससे अल्प आपूर्ति ही हो पा रही है। अगला प्रश्न, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती हो तो इस बेरोजगारी को कहा जाता है प्रौद्योगिकीय, आकस्मिक, दीर्घकालिक, प्रतिरोधात्मक। इसे कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है लोगों में बुद्धि का अभाव, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, स्वैच्छिक निष्क्रियता। सही विकल्प है आय में असमानता। आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 20, राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? अप्रैल सन 2000, अप्रैल सन 2001, अप्रैल सन 2002, अप्रैल सन 2003। सही विकल्प है अप्रैल 2002। अगला प्रश्न, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी, निम्न मानव विकास श्रेणी, अति निम्न मानव विकास श्रेणी। यह रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, सकल नामांकन। मानव विकास सूचकांक का माप जो नहीं है वह है लिंग अनुपात। इसको मानव विकास सूचकांक के माप में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग क्षेत्र का? सही विकल्प है सी, व्यापार क्षेत्र का, अर्थात सेवा सेक्टर का। जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 25, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जहां से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 26, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, परिवहन, बैंकिंग। जैसे जैसे हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो राष्ट्रीय आय में घट रहा है। सही विकल्प है ए। प्रश्न नंबर 27, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, उद्योग, अवस्थापना, सेवाएं। सबसे अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का, अर्थात सेवाएं। प्रश्न नंबर 28, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है। तृतीय क्षेत्र का अंश जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था है विकसित होती है वैसे वैसे
तृतीयक क्षेत्र का जो अंश है वह बढ़ता जाता है। आप किसी भी विकसित देश में देखेंगे तो वहां पर अधिकतर लोग कहां पर लगे हैं, सेवा सेक्टर में, और वहीं से सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से दोगुना हुआ, बढ़ा, स्थिर रहा, घटा। सही विकल्प है घटा है, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है धीरे धीरे सेवा सेक्टर में कृषि क्षेत्र को छोड़कर जा रही है या फिर विनिर्माण क्षेत्र में जा रही है। अगला प्रश्न, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1956 ईस्वी। सही विकल्प है बी 1950 ईस्वी। प्रश्न नंबर 31, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1952, 1956। यह हुई थी 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाडे। सही विकल्प है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है यहां पर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 34, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डी आर गाडगिल, पी सी महालनोबिस, बी के आर बी राव, बी नटराजन। सही विकल्प है बी पी सी महालनोबिस। प्रश्न नंबर 35, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने, उपर्युक्त सभी ने। सही विकल्प जो है वह है नौरोजी व सिराज ने। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961, 4 अगस्त 1966। सही विकल्प है ए 4 अगस्त 1949। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, इनमें से सभी। सही विकल्प है डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपर्युक्त दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। सही विकल्प है ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। प्रश्न नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी, जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विषमानता, निर्यात उत्पादन में कमी। सही विकल्प है ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी।
अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंसिक्वेंसेज। सही विकल्प है बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 42, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, सभी का बराबर। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र आता है, तीसरे स्थान पर आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 43, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि और खनन। द्वितीय क्षेत्र का नंबर 2 पर और तृतीय का पहला स्थान है। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार की आय का योग। सही विकल्प है सभी प्रकार की बचत का योग। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। यहां पर पूछा है शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। यहां पर जो सही विकल्प है वह है सी, लॉटरी जीतना को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, देश के क्षेत्रफल से। सही विकल्प है ए, देश की कुल जनसंख्या से। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। सही विकल्प है डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। कि हमें जो आय प्राप्त होती है वो कहां से होती है? सबसे अधिक सेवा सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। तो यहां पर सही विकल्प है डी। यदि आपको हमारी स्पीड थोड़ी कम लगती है तो आप सर्विस सेटिंग पर जाकर आप स्पीड को 150, 200 या 125 कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय। सही विकल्प है सी, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की।
प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मूल्य वर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि, व्यय विधि। सही विकल्प है सी, निवेश विधि। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति, आय पद्धति। सही विकल्प है सी, मैट्रिक्स पद्धति। प्रश्न नंबर 51, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, पूंजी, उपभोग छूट, इमदाद, सब्सिडी, ब्याज दर। यह घटाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी स्पीड आपको कम लगती है पढ़ाने की, तो आप सेटिंग में जाकर स्पीड को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।